औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैंने कहा था कि इस वीक में हम मैनेजर्स डिलेमास पे गुफ्तगू अपनी करेंगे और जारी रखेंगे। पहला डिलेमा जो हमने पिछली एपिसोड में लिया वो इनकॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट का था, और जो आज हम जिस टाइप की बात करेंगे या जिस डिलेमा की बात करेंगे वो सबॉर्डिनेट है। यानी ऐसा सबॉर्डिनेट किसी मैनेजर का जो उसकी बात नहीं सुनता या उसे ख़ातिर में नहीं लाता या उसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देता जिस तरह से कि उसको अपने मैनेजर को देनी चाहिए। और इस बात पे ऑब्वियसली मैनेजर्स बहुत खफा होते हैं और उनका जी बड़ा ख़राब होता है और वो ये चाहते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, इसको निकाल दें तो क्या करें और रखें तो क्या करें। तो इस काइंड ऑफ ए ट्रू डिलेमा एक्चुअली कि जो जिसको ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं टाइप की चीज़ है। लेट्स सी कि इसके सूरत हाल है क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है सबॉर्डिनेट की, कि जो ऐसा शख्स है जो कि उस तरह से कहे में नहीं है, सादा लफ्ज़ों में। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो इनसबॉर्डिनेट हो सकते हैं। एक वो हैं जो परफॉर्मर है, यानी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इम्पेक्केबल है, और जो कुछ उनसे कंपनी डिज़ायर करती है वो बिल्कुल जनाब कर रहे हैं। यानी अगर वो सेल्स में हैं तो उनके टारगेट अचीव हो रहे हैं, बल्कि वो एक्सीड कर रहे हैं। उनका टेरिटरी नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है, उनके कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और कस्टमर्स उनको वाकई पसंद करते हैं। एंड यू हैव द रिस्क कि ऐसे शख्स को अगर आप हिलाएँ जो लाएँगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ज़ाहिर है वो सेल्स चली जाएंगी, चूँकि कोई नया आदमी आएगा उसको ज़ीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। चूँकि ख़ासतौर पे जेनेरिक बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अमूमन नहीं बना करते, बहुत सी सेल्स पीपल डिपेंडेंट होती है। बंदा जाता है तो सेल्स भी चली जाती, तो लिहाजा आपको ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। उसके ऐन मुमकिन है कि उसके की कस्टमर जो उसके साथ बहुत अच्छे खुश हैं वो खफा हो जाएँ कि आपने उस बंदे को क्यों फारिग किया, और जो भी नया जाने वाला हो वो उसको बिल्कुल किसी तरह से सपोर्ट करने पे राज़ी ना हो। ये दूसरा बड़ा रिस्क है। यानी यू लूज़ एंड यू कंटिन्यू लूजिंग। एक्चुअली आपको रिकवर करने की कोई सूरत फिर नज़र नहीं आएगी। तीसरी बात ये है कि जो आपकी टीम है वो भी ऑब्वियसली थोड़ी ज़रा आपसे सवाल जवाब करेगी कि जी कमाल है सर, वो तो बड़ा अच्छा काम करता था, उसकी तो परफॉर्मेंस ही बड़ी ज़बरदस्त थी और आपने उसी को निकाल दिया, फारिग कर दिया, तो क्या करेंगे फिर आपका मैनेजर भी ये सवाल करेगा। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं तो आपका जोनल मैनेजर पूछेगा, अगर आप जोनल मैनेजर हैं तो आपका नेशनल हेड पूछेगा आपसे, BUM या NSM हुसोएवर में भी, कि भाई ये क्या हरकत है, वाई डिड यू लूज़ ए वेरी हाई परफॉर्मेंस पर्सन। तो लिहाजा पहली टाइप जो है ये वो लोग हैं जो परफॉर्मर्स हैं लेकिन जो इनसबॉर्डिनेट हैं, जो मैनेजर को खातिर में नहीं लाते। ये इनकी प्रेजेंटेशन है और ये इनका मसला है बेसिकली। और उनकी प्रेजेंटेशन में आप मज़ीद भी बात कर सकते हैं। देखिए, इनसबॉर्डिनेशन क्या है? इनसबॉर्डिनेशन ये है कि वो जो रेगुलर टीम डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं करते। यानी अगर आपने ये कहा है कि जी आप 9:30 बजे अपने पहुंच जाया कीजिए फील्ड में, तो कभी पहुंच जाएंगे कभी नहीं पहुंचेंगे कि जी मैं बिज़ी था, मैं फ़लाँ था, मुझे पता है किस वक्त डॉक्टर मिलेंगे, 10:30 से पहले नहीं मिलेंगे, मैं 9:30 बजे जाके क्या करूँ वगैरह वगैरह। और अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर वही जवाब आएगा कि सर आपको काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपने टारगेट अचीव कर रहा हूँ, तो फिर क्या मुश्किल है। वाई डू यू हैव टू रियली गेट इन टू निटी ग्रिटी कि मैं किस वक्त उठता हूँ और किस वक्त सोता हूँ और किस वक्त क्या काम करता हूँ। लेट इट बी लाइक दिस, लेट मी वर्क फ्रीली। अच्छा, इनसबॉर्डिनेशन की दूसरी एग्जाम्पल ये है कि आपने जो भी आप टीम में डिसिप्लिन की मज़ीद शक्लें लाना चाहते हैं, कोई वीकली मीटिंग करना चाहते हैं, उसके दौरान आप कुछ ख़ास गुफ्तगू करना चाहते हैं, या आप कुछ और लोगों को टीम में 1 या 2 लोगों को जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको थोड़ा डिसिप्लिन करना चाहते हैं, तो उसको फ़ौरन इतराज़ हो जाता है। वो कहते हैं जी मुझे क्यों शामिल करते हैं आप इनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, आप अच्छा करें बुरा करें, इनको डंडा मारें, जैसे मर्ज़ी करें। वाई डू यू से समथिंग टू मी जस्ट बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ द टीम। बट ठीक है, मैं पार्ट ऑफ टीम हूँ लेकिन मैं तो परफॉर्मर हूँ। तो ये इस किस्म की प्रेजेंटेशन है जो ज़रा मैनेजर को मुश्किल में डालती है। अच्छा, दूसरे इनसबॉर्डिनेट परफॉर्मर वो हैं दूसरे इनसबॉर्डिनेट्स वो हैं जो कि नॉन परफॉर्मर्स, यानी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है
और वो बात सुनने पे राज़ी भी नहीं। ये दूसरी टाइप है। अब वो क्यों राज़ी नहीं हैं? वो इसलिए कि दे प्रॉबेबली डोंट स्टैंड एनीथिंग टू लूज़ एक्चुअली क्योंकि उनका ये ख्याल है कि मैं काम तो मैं को ख़ास कर नहीं रहा हूँ और मेरी को ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो ठीक है, जब तक चलता है नौकरी चलती रहेगी, नहीं चलेगी तो ठीक है, फिर देखेंगे जो भी करना होगा कुछ और कर लेंगे फिर। इसलिए उन्हें को ख़ास दे डोंट केयर मच एक्चुअली, तो वो इनसबॉर्डिनेट होते रहते हैं। तो ये दूसरी टाइप है, यानी वो सबॉर्डिनेट जो कि नॉन परफॉर्मर भी हैं। अब ये बात हमने यहाँ तक क्लियर कर ली कि सबॉर्डिनेट से मैनेजर्स को पाला पड़ता रहता है। ये कोई अनकॉमन अकरेंस नहीं है, ये एक रेगुलर फीचर है जो चलता है करियर में, और उसमें दोनों तरह के लोग उनको मिलते हैं जो उनको उस तरह से मैनेजर के तौर पे ट्रीट नहीं करते जिस तरह से कि वो समझते हैं कि उनका राइट है होना चाहिए। उनमें से एक परफॉर्मर हैं और एक नॉन परफॉर्मर हैं। तो जो हम परफॉर्मर हैं, पहले उनकी बात कर लें कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। देखिए, ये थोड़ा सा बिहेवियरल इशू है बेसिकली, और बिहेवियरल इशू को आप दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक, आप उसको काउंसलिंग से सो कॉल्ड कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप उसको बिठाएं, उससे ज़रा बात करें, उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि नहीं यार देखो ये अच्छी बात नहीं है, फ़लाँ है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, कल को आपको भी मुश्किल हो सकती है, आपने ग्रो करना है, आपका लंबा करियर है, आप इस रवैये के साथ शायद बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, हालांकि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, यू डिज़र्व टू ग्रो, लेकिन इसकी वजह से नहीं ग्रो कर पाएंगे। एक तरीका ये है काउंसलिंग का। काउंसलिंग में मेरा हमेशा ये कंसर्न रहा है कि काउंसलिंग डज़ नॉट वर्क रियली, बहुत रेयर है कि ये काम करे, और ख़ास तौर पे जो एक लेवल अबव है ना, उसकी काउंसलिंग तो बिल्कुल काम नहीं करती। यानी अगर आप उसके मैनेजर हैं और वो आपका सबॉर्डिनेट है, डायरेक्ट रिपोर्ट है आपका, और वो आपकी नहीं सुनता, तो आपकी काउंसलिंग भी नहीं सुनेगा। इज़न्ट इट लॉजिकल रियली टू अंडरस्टैंड कि जब वो आपकी बात ही नहीं सुनता कोई सी भी, तो आपकी भलाई की तकरीर कहाँ से सुनेगा? ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। तो लिहाजा ये बड़ा काउंसलिंग इस सूरत हाल में बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाती है। हाँ, इफ़ एट ऑल यू डिसाइड टू काउंसिल हिम, डोंट डू इट योरसेल्फ, खुद मत कीजिए, आस्क योर सीनियर टू डू दैट। उनकी हेल्प लीजिए, उनसे कहिए कि जी ये मामला है, तो मेरा तो चूँकि उसका एक ऐसा रिलेशन है जहाँ वो ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो अगर मैं ये कोशिश करूँगा तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा, सो बेहतर ये है कि आप उसकी काउंसलिंग कीजिए। सो एक तरीका ये है अगर आपने काउंसलिंग ज़रूर करनी है तो। दूसरी सजेशन मेरी ये है कि इफ़ यू लीव असाइड काउंसलिंग, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे चले जाइए। यानी आप उसको उसी कॉइन में ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। यानी आप कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए इस बात पे इंसिस्ट करना छोड़ दीजिए, यानी जिन डिसिप्लिन के जिन एलिमेंट्स पे आप बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, आप ज़रा उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। सिर्फ उसके लिए नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए करेंगे तो उसका फ़ायदा है। और आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे चले जाइए, यानी जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनकी गुफ्तगू किया कीजिए, और उन्हीं पे ज़्यादा एम्फेसिस किया कीजिए, और उसी पे बात किया कीजिए कि हाँ जी ये वाकई आपने बड़ा अच्छा किया है, ये इस तरह से शायद मज़ीद भी कुछ बेहतर हो सकता है, ये आप दूसरों से भी शेयर कीजिए। आप अपनी सक्सेस की जो एलिमेंट्स हैं, जो रीज़न्स हैं, वो टीम से भी शेयर कीजिए। तो यू स्टार्ट गिविंग हिम इम्पॉर्टेंस। एक वन वर्ड में अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आप उसको इम्पॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, जो छोटे बच्चे ज़िद करते हैं और टेंट्रम्स फेंकते हैं, और जो जितनी भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं, अगर आप गौर करें तो बेसिकली वो अटेंशन चाहते हैं, और अगर आप उन्हें अटेंशन दे दें तो वो काम बढ़ जाता है, और अगर आप अटेंशन ना दें तो वो काम रुक जाता है। ये तो आप सबकी जिन के छोटे बच्चे हैं या जो इस दौर से गुजरे हैं, दे कैन अप्रिशिएट दैट फैक्ट। अब सबॉर्डिनेट्स का मामला थोड़ा सा उल्टा, बिकॉज देर ग्रोन अप्स। अगर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो ये काम नहीं रुकेगा, ठीक है, उस सेंस में नहीं रुकेगा। तो आपको अटेंशन तो देनी पड़ेगी, लेकिन अटेंशन आपको ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से देनी पड़ेगी कि आप अटेंशन दें भी, लेकिन आप उस तरह अटेंशन ना दें कि आप उनको स्पेसिफ़िकली किसी काम से रोकना चाहते हैं, बल्कि जैसे मैंने 2 वर्ड्स कहे हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए और उसके ज़रिए से उनकी इम्पोर्टेंस क्रिएट कीजिए,
ताकि वो उनके पास वो जो अटेंशन सीकिंग है उनकी वो उसकी तसल्ली हो सके, वो सेटिस्फाई हो सके एक्चुअली, और उसके ज़रिए फिर आप उनका रवैया बदल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को, जब ऑलरेडी वो इस मोड में होता है, मैं किसी वक्त इस टॉपिक पे बात करूँगा, जो वो मॉडल है बेसिकली जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस के लिए, उसको समझना ज़रूरी है एक्चुअली। तो जब हम एक ख़ास मोड में बात कर रहे होते हैं ना, यानी डांटने के मोड में हैं, एक सीनियर के मोड में हैं, ये ठीक नहीं किया आपने, फ़लाँ नहीं किया, मैं आपको 10 मरतबा कह चुका हूँ, तो हम पेरेंट मोड में होते हैं। तो जब हम पेरेंट मोड में आते हैं, डिसरिगार्डिंग कि हमारी एज 10 साल है या 100 साल है, जो हमारा सामने जो सुनने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो मुखातिब है हमारा, वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली चाइल्ड मोड में चला जाता है। तो जब वो चाइल्ड मोड में चला जाता है, और उसकी भी एज चाहे 10 साल हो चाहे 100 साल हो, लेकिन मेंटली वो चाइल्ड मोड में चला जाता है, और जब वो चाइल्ड मोड में चला जाता है तो सब सीरियस गुफ्तगू सुनना वो बंद कर देता है और सिर्फ रिएक्ट करता है। वो हर बात पे रिएक्ट करेगा, वो आपकी अच्छी बात पे भी रिएक्ट करेगा, वो आपकी बुरी बात पे भी रिएक्ट करेगा। तो आपका जो सबॉर्डिनेट है, जो ख़ास तौर पे परफॉर्मर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं नॉन परफॉर्मर की बात नहीं कर रहा। उसका इशू ये है कि उसको बहरहाल अटेंशन चाहिए। वो अटेंशन अगर आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसकी करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और वो रिएक्शन उसका बढ़ता जाएगा। बिकॉज आप मुस्तकिल पेरेंट मोड में होंगे, वो मुस्तकिल चाइल्ड मोड में होगा। तो एनालिसिस ये कहता है, रिकमेंड करता है कि आप एडल्ट मोड में चले जाएं, क्योंकि जब आप एडल्ट मोड में चले जाते हैं तो क्रॉस ट्रांजैक्शन रुक जाती है, तो आपका इंटरेक्शन बेहतर हो जाता है। तो आप उसको इम्पॉर्टेंस दीजिए थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो उसका रवैया ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे लोग जो नॉन परफॉर्मर भी हैं और इनसबॉर्डिनेट भी हैं। इनके लिए 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, यू नीड टू पुट अ टाइम फ्रेम ऑन देम, कि आप कितना अरसा उन पे मेहनत करेंगे। ये पहला स्टेप है। इट कैन नॉट बी इनडेफिनिट। देखिए, यू ऑल्सो डोंट स्टैंड मच टू लूज़ एक्चुअली। अगर आपका एक नॉन परफॉर्मर एक टीम मेंबर है जो कि इनसबॉर्डिनेट भी है, तो वो डू यू स्टैंड टू लूज़ रियली। अगर आप उसको सेपरेट कर देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला आपका। सो सबसे पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है, उस पर एक तारीख़ डालने की ज़रूरत है कि आप कितना दिन, कितना अरसा देंगे इसको। जिस अरसे में अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वी विल नॉट वर्क टुगेदर एनी मोर। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसको कुछ बेसिक जो जॉब एलिमेंट्स हैं उन पे कोच कीजिए, और वो कोचिंग आप बिल्कुल कीजिए डिसरिगार्डिंग हिज और हर इनसबॉर्डिनेशन। आप उसको कोच कीजिए, और कोच जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो ऑफिस में बैठ के और क्लासरूम में बैठ के करने की चीज़ नहीं है, वो फील्ड में जाके ऑन साइट ऑन ग्राउंड करने की चीज़ है। तीसरा जो कोचिंग के पैरेलल होना चाहिए वो डिसिप्लिन है, यानी उस पर आपको डिसिप्लिन की सख्ती करनी चाहिए, और उसकी वजह से पूरी टीम पे नहीं करनी चाहिए, उस पे करनी चाहिए, सो दैट ही कैन फील द हीट, यू नो, एंड ही शुड नो कि डिसिप्लिन की सख्ती उसके लिए हो रही है, उन लोगों के लिए नहीं हो रही जो बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर उनका रवैया भी है, उन पे नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप सब पे कर देंगे तो फिर तो उसको तो कुछ फील नहीं होगा, बाकी सब बेचारे खामखा में उनको एक मुश्किल में पड़ जाएंगे वो। सो ये उसका मैं 3 सजेशंस आपको दे रहा हूँ। पहली सजेशन ये है कि यू नीड टू पुट अ डेट ऑन इट, कि आपने कितना अरसा उस पर लगाना है, एंड इट शुड नॉट बी टू मच ऑफ अ टाइम। एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र होनी चाहिए ये, और उस लिमिटेड टाइम पे बाकायदा डेट होनी चाहिए कि जी फ़लाँ 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, व्हाटएवर ये डेट है, इस डेट तक मैं कोशिश करूँगा। और आप उसको बता भी सकते हैं, आप उसको बेशक डेट ना बताइए, उसे बता दीजिए कि जी वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस, और अगर ये चीज़ें बेहतर ना हुई तो फिर आई एम सॉरी बट वी विल हैव टू से गुड बाय टू ईच अदर। बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। सो पहले डेट डालिए। दूसरी बात यह है कि उसको कोच करना शुरू कीजिए, डिसरिगार्डिंग कि वो आपकी कोचिंग एक्सेप्ट करता है, उसको उससे फ़ायदा उठाता है, नहीं उठाता। और तीसरी बात यह है कि उस कोचिंग के साथ साथ उसको डिसिप्लिन कीजिए, उस पर थोड़ी सख्ती कीजिए, और उसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी मत दीजिए उसको। ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से आप एक ऐसा
सबॉर्डिनेट जो कि इनसबॉर्डिनेट भी है, जो आपकी बात भी नहीं सुनता, और जो नॉन परफॉर्मर भी है, उसको या तो आप ठीक कर लेंगे या फिर आप उसको खुदा हाफिज़ कह देंगे, विच इज़ फ़ाइन, ईदर केस इज़ फ़ाइन। दोनों सूरतें मुनासिब हैं, दोनों में कोई ख़राबी नहीं है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था मैनेजर्स डिलेमा का, द इनसबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट्स, यानी वो सबॉर्डिनेट्स जो मैनेजर को खातिर में नहीं लाते। और समअप ये है कि अगर वो लोग हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, हाई परफॉर्मर्स हैं, तो उनको बजाय सख्ती करने के और बजाय तकरीर करने के और काउंसलिंग करने के, प्लीज़ डोंट डू काउंसलिंग, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए, उनकी इंपॉर्टेंस में मज़ीद इजाफ़ा कीजिए, उनको मज़ीद थोड़ी सी उनसे इनपुट लेने की कोशिश कीजिए पूरी टीम के लिए, ताकि उनकी जो अटेंशन सीकिंग जो उनकी टेंडेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उन पे सबसे पहले तारीख़ डालिए कि कितना अरसा आप मेहनत करेंगे उन पे, फिर उनको कोच कीजिए और उसके साथ साथ उनको डिसिप्लिन कीजिए। और अगर उनमें कोई बेहतरी नहीं आती इस डेट तक, तो फिर बग़ैर सोचे और बग़ैर उसको एक्सटेंड किए आप उनका फ़ैसला कर लीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।